राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत, आप सबके लिए लेकर आया हूं नंबर 1 कंटेंट। जी हां, आज हम एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो परीक्षाओं के लिए बेहद खास है। जी हां, बहुत सारे कथन परीक्षाओं में आते हैं और परीक्षाओं में कथन पूछे जाते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में गलत भी होते हैं। जी हाँ, तो आज हम कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण कथन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए होने वाले हैं रामबाण। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन हैं जो आपकी परीक्षा में सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में ये वीडियो है आपको समर्पित। चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट कथन हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा में कथन बहुत पूछे जाते हैं, तो जो महत्वपूर्ण कथन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, उनका संकलन हमने यहाँ पर किया है जो आपके लिए एक बेहद खास होने वाला है। चाहे आपकी परीक्षा कोई भी हो, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं आप, या बिहार से हैं, झारखंड से हैं, या मध्य प्रदेश से हैं, उत्तराखंड से हैं, या राजस्थान से हैं, आपकी परीक्षा में यहाँ से कथन आपको अवश्य मिलने वाला है। चलिए बिना किसी देर के सीधे चलते हैं कथन की ओर। पहला कथन है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। देखिए, पहला कथन है वेरी इंपॉर्टेंट, पोषणम तद अनुग्रहम पुष्टि। पोषणम तद अनुग्रहम पुष्टि, ये श्रीमद् भागवत से लिया गया कथन है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर का अनुग्रह। ठीक है, ईश्वर का अनुग्रह ही पोषण है। ईश्वर का अनुग्रह ही पोषण है। ठीक है, ईश्वर का अनुग्रह ही पोषण है, ये कहा गया है श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध में, कौन से स्कंध में? द्वितीय। श्रीमद् भागवत स्कंध, श्रीमद् भागवत काय में बटे हुए हैं? स्कंध में। श्रीमद् भागवत काय में बटे हुए हैं? स्कंध में। ठीक है, तो द्वितीय स्कंध में ये बात आई है। द्वितीय स्कंध में भी अध्याय यदि पूछा जाएगा आपको तो फिर अध्याय आप 10वां बताएंगे। अध्याय कौन सा है? ठीक है, 10वां अध्याय है। यदि अध्याय की बात की जाएगी तो 10म अध्याय। ठीक, 10म अध्याय। और श्लोक की बात की जाएगी तो आप चतुर्थ श्लोक। ठीक है, चतुर्थ श्लोक श्रीमद् भागवत पुराण। भक्त प्रवर सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और अष्टशाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। पहले ये विनय के पद लिखते थे, पहले ये गुरु की महिमा के पद लिखते थे, पहले ये ईश्वर भक्ति के पद लिखते थे, लेकिन इस तरह के पद लिखते थे जो विनय से, दैन्यता से युक्त हुआ करते थे। तो जब इनकी मुलाकात किनसे हुई? इनके जो गुरु बने बाद में वल्लभाचार्य जी से, तो उन्होंने ये कहा कि सूर है कि क्यों घोंगे घिघियात, तुम सूर हो फिर भी घिघिया रहे हो, ये विनय के पद क्यों गा रहे हो? कृष्ण की भक्ति के पद गाओ। और कृष्ण की भक्ति के पद गाना इन्होंने शुरू किया। प्रेम लक्षणा भक्ति के पद जब इन्होंने गाए, प्रेम लक्षणा भक्ति, ठीक है, तो प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए कहा गया है कि प्रेम लक्षणा भक्ति उन्हीं की कृपा से होती है, ईश्वर के अनुग्रह से होती है, ईश्वर की कृपा से ही होती है। ठीक है, तो प्रेम लक्षणा भक्ति के पद फिर इन्होंने लिखना शुरू किया। ठीक, तो ये पोषणम तद अनुग्रहम पुष्टि श्रीमद् भागवत पुराण से है और इसके संबंध में अर्थ भी आप समझ गए। ईश्वर का अनुग्रह ही क्या है? पोषण है। ईश्वर का अनुग्रह ही क्या है? पोषण है। बाकी आप जानते हैं अनुग्रह शब्द का अर्थ तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर अनुग्रह शब्द का अर्थ चाहे तो कृपा भी लिख सकते हैं कि ईश्वर की कृपा ही
पोषण है। ठीक, चलिए, तो पहला कथन हुआ, बेहद महत्वपूर्ण कथन है, वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। दूसरा देखते हैं, भक्ति काल स्वर्ण काल है। ये परीक्षाओं में बहुत आया है। भक्ति काल स्वर्ण काल किसने कहा है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल सबसे पहले जॉर्ज ग्रेयर्सन ने कहा है। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रेयर्सन ने। और बाद में श्याम सुंदर दास जी का भी नाम आता है, लेकिन पहले वाला पूछा जाएगा। यदि ग्रेयर्सन विकल्प में न रहे तो आप श्याम सुंदर दास करेंगे, और श्याम सुंदर दास नहीं है तो ग्रेयर्सन करेंगे। ठीक है, तो ग्रेयर्सन का ये कथन बहुत महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षा में भरमार है इसकी। मैं हिंदी और उर्दू का दोआब हूँ। बहुत शानदार, मैं हिंदी और उर्दू का दोआब हूँ। ठीक है, पहले तो दोआब समझ लो। दोआब, दो नदियों के बीच का स्थान, दो नदियों के मध्य का स्थान दोआब कहलाता है। तो किसने कहा है? शमशेर बहादुर सिंह। जो शेर होगा वो ही दो नदियों के बीच के स्थान में रह पाएगा। ठीक है, तो ये शमशेर बहादुर सिंह हैं। इन्होंने ये अपने आप को कहा है कि मैं हिंदी का और उर्दू का दोआब हूँ। हिंदी भाषा और उर्दू भाषा के बीच का हूँ मैं। दोनों, जहाँ एक तरफ उर्दू है, एक तरफ हिंदी है, और बीच में है शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, बीच में क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, तो ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाने वाला कथन है। मैं हिंदी और उर्दू का दोआब हूँ। किनका कथन है? शमशेर बहादुर सिंह का। ठीक है, चलो चौथा देखते हैं। अगला है, हिंदी एक भद्दी बोली है। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। और गारसाद ताशी ने कहा था। हिंदी का पहला साहित्य इतिहास भी इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, ठीक है, फ्रांसीसी थे, और ये उर्दू का समर्थक था। ये काय का समर्थक था? उर्दू का। तो इसने हिंदी को भद्दी बोली कहा है। हिंदी को इसने कैसी बोली कहा है? कि हिंदी एक भद्दी बोली है। ठीक है, तो हालांकि इस कथन की हम तो निंदा करते हैं, ये भद्दी बोली कैसे कह सकते हैं, लेकिन इन्हें हिंदी के बारे में मालूम ही नहीं। हिंदी के बारे में मालूम नहीं। इन्होंने फ्रांस में बैठ के हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इतिहास क्या लिखा? संकलन ऐसे ही किया है, तो वो हिंदी को भद्दी बोली तो कहेंगे ही, लेकिन इन्होंने हिंदी को भद्दी बोली कहा है। ठीक, और उर्दू का समर्थन किया है। किसने किया है? गारसाद ताशी ने। ठीक, तो ये कथन हम बस याद रखेंगे इस उद्देश्य से। ये हिंदी विरोधी थे और उर्दू के समर्थक थे। द्विवेदी युग जागरण सुधार काल है। परीक्षाओं में बहुत आया है। द्विवेदी युग जागरण सुधार काल है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र। द्विवेदी युग को इन्होंने क्या कहा है? जागरण सुधार काल। ठीक है, और भारतेंदु युग को क्या कहा है? भारतेंदु युग को क्या कहा है? कमेंट बॉक्स में बताइए। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को क्या कहा है? ये तो द्विवेदी युग का है। ये बहुत आया है परीक्षाओं में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कथन लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। ठीक है, तो ये परीक्षा वाले कथन हैं ये। ठीक है, कौन से कथन है? परीक्षा वाले। शमशेर कवियों के कवि हैं। वाह भाई वाह, शमशेर कवियों के कवि हैं, इस बात को कोई नहीं जान सकता। शमशेर कवियों के कवि हैं। काय के कवि हैं? कवियों के कवि। शमशेर कवियों के कवि हैं ये अज्जे। और इनका पूरा नाम क्या है अज्जे जी का? ये तो आपको हर बार बताते हैं और आपको पता भी होगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्जे। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्जे। ठीक है, जिसे जाना न जा सके उसे अज्जे कहते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि शमशेर कवियों के कवि हैं। ठीक है, बहुत आया है ये परीक्षाओं में। यूपी टेट में भी आया है, टीजीटी में भी आया है, आरपीएससी भी पूछ चुका है, अन्य संस्थान भी इसे कई बार पूछ चुके हैं। ठीक है, तो शमशेर काय के कवियों के कवि किसने गाए? अज्जे ने। वैसे एक प्रश्न जो यूपी टेट में आया था वो ये आया था कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, शेर कवियों का कवि। ठीक, अगला है, हिंदी आर्य भाषा है। तो हिंदी को आर्य भाषा है। ये दयानंद सरस्वती के अनुयायी हैं। उन्होंने ऐसा माना है कि हिंदी आर्य भाषा है। ठीक है, आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। वैसे आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। ठीक, चलो, उर्दू यामिनी भाषा है। उर्दू कैसी भाषा है? यामिनी भाषा है।
ये किसने कहा है? ये लल्लू लाल का कथन है, महत्वपूर्ण कथन है, आप याद रखेंगे, लल्लू लाल ने कहा है। अगला है प्रसाद पढ़ाने योग्य है, निराला पढ़े जाने योग्य है और पंत जी काव्य भाषा सीखने योग्य है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। छायावाद के बृहत्त्रयी पर आधारित ये कथन अज्जे जी का है। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्जे ने ये कहा है कि प्रसाद पढ़ाने योग्य है, मतलब प्रसाद को पढ़ाया जाए, निराला को पढ़ा जाए, निराला को क्या किया जाए? पढ़ा जाए। जितना ज़्यादा पढ़ा जाएगा उतना ही निराला के बारे में आपको नया लगेगा। ठीक, और पंत जी की काव्य भाषा सीखने योग्य है, और पंत जी ने जो काव्य भाषा का प्रयोग किया है वो बहुत सुंदर है। ठीक है, प्रकृति के सुकुमार कवि हैं ये पंत जी, प्रकृति के सुकुमार कवि, बहुत बढ़िया कवि हैं तीनों ही, बहुत श्रेष्ठ कवि हैं, हिंदी की अमूल्य धरोहर हैं ये। चलिए, हमारे मत से हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। ये कथन किनका है? इम्पोर्टेंट कथन है। हमारे मत से हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, मतलब दो बोलियां हैं वो अलग अलग हैं, हिंदी अलग है और उर्दू अलग है। न्यारी न्यारी बोली किसने कहा है? हिंदी को और उर्दू को न्यारी बोली की संज्ञा किसने दी है? तो हिंदी और उर्दू न्यारी बोली कही है राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने। और काय में कहा है? रघुवंश के गद्यानुवाद की जो भूमिका लिखी थी इन्होंने, उसमें ये बात कही है कि हमारा मत, अपना मत बता रहे हैं कि उनके मत में हिंदी और उर्दू दो अलग अलग बोलियां हैं जो न्यारी न्यारी हैं। चलिए अगला देखते हैं। हिंदी नई चाल में 1873 में नहीं ढली, बल्कि यह काम बहुत पहले राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कर चुके थे। 1857 ईस्वी के आसपास राजा शिव प्रसाद जैसी हिंदी लिख रहे थे, उसी को भारतेंदु ने अपनाया। ठीक है, एक कथन ये आता है हिंदी नई चाल में ढली। ठीक है, 1873 में कालचक्र में ये लिखा हुआ, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। अब इस कथन का विरोध यहाँ दिखाया गया है कि हिंदी नई चाल में 1873 में नहीं ढली, 1873 में नई चाल में नहीं ढली है, बल्कि यह काम बहुत पहले राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कर चुके थे। अर्थात हिंदी को नई चाल में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ढाल चुके थे, अर्थात नई तरह की हिंदी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बहुत पहले लिख चुके थे। 1857 ईस्वी, 1857 स्वतंत्रता संग्राम, 1857 ईस्वी के आसपास राजा शिव प्रसाद जैसी हिंदी लिख रहे थे, उसी को भारतेंदु ने अपनाया। जैसी हिंदी 1857 के आसपास राजा शिव प्रसाद लिख रहे थे सितारे हिंद जी, वैसी ही हिंदी भारतेंदु जी ने अपनाई है। वैसी ही हिंदी किसने अपनाई है? भारतेंदु ने। ये कथन किनका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है, आप याद रखेंगे। अगला है हिंदी की नवीन कविता। हिंदी की नवीन कविता का क्रांतिकारी, हिंदी की नवीन कविता का क्रांतिदूत रामेश्वर शुक्ल अंचल है। हिंदी की नवीन कविता का क्रांतिदूत रामेश्वर शुक्ल अंचल है। किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। ठीक है, रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी की नवीन कविता का क्रांतिदूत कहा है। किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। अब नंद दुलारे याद करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, नंद के दुलारे श्री कृष्ण, और अंचल का मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र को तो महत्व देंगे ही, अंचल को तो महत्व देंगे ही, क्योंकि गोकुल में रहते थे, ब्रज में रहते थे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कथन। अगला है मधुशाला की मादकता अक्षय है। केवल इतना भी आ सकता है कथन, वेरी इंपॉर्टेंट है। मधुशाला की मादकता अक्षय है। अक्षय का मतलब जिसका क्षय न हो, जिसका क्षीण न हो, जिसमें परिवर्तन न हो, ज्यों की त्यों बनी रहे। ठीक है, तो मधुशाला की मादकता अक्षय है। इसकी जो मादकता है, नशीलापन है, वो कैसा है? अक्षय। और मधुशाला में हाला, प्याला, मधुबाला और मधुशाला, ये चार प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अनेक क्रांतिकारी, मर्मस्पर्शी, रागात्मक और रहस्यपूर्ण भावों को बाणी दी है। चार, हाला 1, प्याला 2, मधुबाला 3, मधुशाला 4। ठीक है, इन चार प्रतीकों के माध्यम से क्या क्या किया है?
क्रांतिकारी, मर्मस्पर्शी, रागात्मक और रहस्यपूर्ण, ये 4 भावों को बाणी दी है। मतलब 4 प्रतीकों से 4 भावों को बाणी दी है। यह कथन बहुत महत्वपूर्ण कथन है, सुमित्रानंदन पंत जी का है। किनका है? सुमित्रानंदन पंत जी, प्रकृति के सुकुमार कवि। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी लिखते हैं कि मधुशाला की मादकता अक्षय है और मधुशाला में हाला, प्याला, मधुबाला और मधुशाला के 4 प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अनेक क्रांतिकारी, मर्मस्पर्शी, रागात्मक एवं रहस्यपूर्ण भावों को बाणी दी है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, तैयार रखेंगे। ठीक है, चलो अगला है 14वां, विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। ये सिद्धांत हम एक बार आपको और बता चुके हैं एक जगह पर कि विरुद्धों का सामंजस्य ये आचार्य शुक्ल जी से संबंधित है। ठीक है, विरुद्धों का सामंजस्य किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है ये विरुद्धों का सामंजस्य। और क्या है इसमें? अगला, मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है। एक तो यही आता है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, किसका काव्य संकलन है? तो ये काव्य संकलन है मुक्तिबोध का। मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। यह कथन किसका है बताइए? तो मुक्तिबोध का काव्य संकलन एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये महत्वपूर्ण कथन है। मुक्तिबोध का काव्य संकलन है जो चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। या ऐसे पूछा जाता है कि मुक्तिबोध के चांद का मुंह टेढ़ा को बड़े कलाकार की स्केच बुक किसने कहा? तो ये कहा है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण 15 महत्वपूर्ण कथन हुए। ठीक है, इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रद्योत गुरुकुल, ठीक है, प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम, ये टेलीग्राम चैनल है। और आप अपनी परीक्षा से संबंधित या किसी भी तरह की शिक्षा से संबंधित वार्ता करना चाहते हैं तो 97 58 43 28 87 इस नंबर पर आप वार्ता कर सकते हैं। ठीक है, और आज की क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी? यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। आप सबका सहयोग अपेक्षित है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। राधे राधे। जय हिंदी, जय भारत।